मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। आज इस चैप्टर का डे 3 है जिसमें हमारा फोकस जो है वो मास डिफेक्ट पर है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। देख लें आज के क्लास में हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे उसका नाम है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। ये जानेंगे कि आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है। फिर लर्न करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट कहते किसको है। उसके बाद है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, फिर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और लास्ट में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये 5 टॉपिक्स है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है। आज हम लोग इसी चीज के बारे में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन से। आइए ये क्या है इसको जान लेते हैं। आइंस्टीन्स एक बड़े साइंटिस्ट है। आइंस्टीन्स का कहना है कि मास और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर से बोल रहे हैं, आइंस्टीन ने सजेस्ट किया था कि एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, जिसके मतलब यह होता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उन्होंने एक इक्वेशन दिया है जिसका नाम है आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन। तो आइए देखिए क्या लिखता है। Einstein suggested that mass can be converted into energy as well as energy can be converted into mass according to following relation E is equal to mc square, जहां E एनर्जी है इक्विवेलेंट टू मास m और c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस रिलेशन से किसी मास को अगर हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितना एनर्जी मिलेगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस रिलेशन पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास। 1 ग्राम मास कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर 1 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी ये पता करना है। बिल्कुल आसान से है। आप इसमें पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। मास का वैल्यू दिया हुआ, मास का वैल्यू है 1 ग्राम। ये 1 ग्राम ये सीजीएस यूनिट है, इसे एसआई यूनिट में बदलेंगे तो अगर आप इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी हो जाएगा। उसके बाद सी है, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना है एनर्जी। तो आपने एनर्जी और मास में रिलेशन पढ़ा है। E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, m का वैल्यू 1 × 10⁻³ और c का वैल्यू है 3 × 10⁸। इसका आप स्क्वायर कर देंगे इतना जूल हो जाएगा। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 × 10⁻³ फिर ये 9 × 10⁻16, 8 पर पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। और इस तरह से 9 × 10⁻13 जूल हो जाएगा एनर्जी। -3 और 16 -13 हो जाएगा। उसी तरह से हाउ मच एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम मास। उस वक्त 1 ग्राम मास था और इस वक्त 1 किलोग्राम मास है। ये तो और आसान है, तो आप इसे लिख सकते हैं मास का वैल्यू 1 किलोग्राम, C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और आपको निकालना है E का वैल्यू। E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, m का वैल्यू 1 और C हो जाएगा 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर। जब आप इसके सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 10⁻16 जूल आ जाएगा। ये एनर्जी हो जाएगा। तो अगर आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी मिलेगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। आइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अगला है
आगे जो हम लोग जानने वाले हैं उसका नाम है मास डिफेक्ट। आगे जो बात हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मास डिफेक्ट। आइए मास डिफेक्ट होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। डिफेक्ट के मतलब होता है कमी, किसी चीज में कुछ कमी हो तो उसे डिफेक्ट कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको कहा गया कि बाजार से आप 200 ग्राम राइस और 100 ग्राम पल्स लेकर के आइए, मतलब 200 ग्राम चावल लेकर के आइए और 100 ग्राम आप दाल लेकर के आइए। तो आपने बाजार से परचेज किया है 200 ग्राम राइस और पल्सेस आपने परचेज किया है वो है 100 ग्राम। 200 ग्राम राइस है और पल्सेस 100 ग्राम है। जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 300 ग्राम। अब आपने बाजार से ये परचेज किया और परचेज करके घर में लेकर के आ रहे हैं और दोनों का कंबाइंड मास निकाल रहे हैं तो मास आपको मिल रहा है 280 ग्राम। होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 300 ग्राम, लेकिन आपको जो मास मिल रहा है वो 280 ग्राम ही मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर 300 ग्राम माइनस 280 ग्राम, इसमें 20 ग्राम की कमी आ गई है। इसी कमी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। ये जो मास में कमी आ रही है इसको थ्योरेटिकल मास कहते हैं और इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मास कहते हैं। तो थ्योरेटिकल मास और एक्सपेरिमेंटल मास के बीच जो कमी आ जाती है यही मास डिफेक्ट कहलाता है। इसी तरह से आपको मालूम है कि न्यूक्लियस दो तरह के पार्टिकल से बना होता है। इसमें आपको प्रोटॉन्स होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिल करके न्यूक्लियस बनाते हैं। अब आप टोटल प्रोटॉन का मास निकाल लीजिए और टोटल न्यूट्रॉन्स का मास निकाल लीजिए। मान लीजिए कि टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन्स का मास मिला करके जो ये m है, लेकिन जब आप न्यूक्लियस का मास एक्चुअल मास निकालेंगे, टोटल प्रोटॉन का मास और टोटल न्यूट्रॉन का मास जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये मिलता है। लेकिन जब आप न्यूक्लियस का मास निकालते हैं तो ये मास कुछ मान लिया जाए कि m डैश आता है। ये m डैश m से कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना मास होना चाहिए प्रैक्टिकली उसका मास उससे कम है। न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास जितना होना चाहिए वो थ्योरेटिकल मास m है। मतलब ये सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस है टू द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस है। इन दोनों के बीच एक डिफरेंस पाया जाता है। इसी डिफरेंस को कहा जाता है मास डिफेक्ट। फिर से बोल रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस टू द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। तो आइए मास डिफेक्ट को फिर से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? The difference of sum of masses of protons and neutrons forming the nucleus to the actual mass of nucleus is called mass defect. It is also defined as difference of theoretical mass and experimental mass of nucleus. Best तरीका इसको समझने का यह है कि एक थ्योरी से न्यूक्लियस का मास निकालेंगे और दूसरा एक्सपेरिमेंट से। तो थ्योरेटिकल मास और एक्सपेरिमेंटल मास के बीच जो डिफरेंस पाया जाएगा इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट। हम लोग मास डिफेक्ट के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। एमपी, एमपी दर्शाता है मास ऑफ ईच प्रोटॉन को। जितने भी प्रोटॉन है हर एक प्रोटॉन का मास सेम होता है और वो एमपी है। एमएन ये है मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर फिर से देख लें, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। एमपी के मतलब होता है मास ऑफ ईच प्रोटॉन, हर एक प्रोटॉन का मास। एमएन ये है मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। जेड ये आपको है एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और ए ये जो है ये है मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस।
mp mass of each proton, mn mass of each neutron, z atomic number of nucleus। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा a माइनस जेड, इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हम लोग mn से लिखेंगे, ये है एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग न्यूक्लियस का जब मास मेजर किया तो ये mn आया, m सबस्क्रिप्ट n। तो मास डिफेक्ट क्या होगा ये जानेंगे। mp मास ऑफ ईच प्रोटॉन, mn मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, z एटॉमिक नंबर। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। a ये है मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, mn एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल मास निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल मास माइनस थ्योरेटिकल मास, इस चीज को कहते हैं, सॉरी पहले थ्योरेटिकल मास निकालेंगे फिर एक्सपेरिमेंटल मास, और इस तरह से मास डिफेक्ट निकालेंगे। हमने बताया एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है वो Z है। अगर न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होगा तो टोटल प्रोटॉन का मास हो जाएगा 5 इंटू mp। अगर न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन होगा तो न्यूक्लियस का मास हो जाएगा, सॉरी प्रोटॉन का मास हो जाएगा 10 इंटू mp। लेकिन चूंकि Z प्रोटॉन है इसलिए टोटल प्रोटॉन का मास हो जाएगा Z इंटू mp। इसी तरह से अगर 1 न्यूट्रॉन रहा तो 1 न्यूट्रॉन का मास mn, अगर 5 न्यूट्रॉन रहा तो 5 इंटू mn, और अगर 10 न्यूट्रॉन रहा तो 10 इंटू mn हो जाएगा। मतलब जितना न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Z प्रोटॉन Z इंटू mp ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और a माइनस z ये दर्शाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और mn मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में न्यूक्लियस का मास निकालेंगे तो इतना नहीं आता, बल्कि इससे कम आता है। इसको एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हम लोग mn से लिखा है, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस। थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस और एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस के डिफरेंस को ही कहा जाता है मास डिफेक्ट। तो यह है मास डिफेक्ट, Z इंटू mp प्लस a माइनस z इंटू mn माइनस mn। ये एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट का यही एक्सप्रेशन हो गया। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला हेडिंग है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब आप देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आपको मालूम है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन का फोर्स काम करता है। इस रिपल्सन के फोर्स के वजह से न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक साथ बंधा रहता है। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बांधे रखने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है। इसी एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एनर्जी को हम लोग मालूम कैसे करेंगे। सिंपल शब्दों में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फिर से बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधे रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसी एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये असेंबल्ड किए हुए हैं। अब इसे डीअसेंबल्ड करने के लिए हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। फिर से बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इन सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिसेंबल करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। लिखा हुआ है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स माना जाता है। इस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ब्रेक करने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है, हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से ब्रेक करने के लिए, निकालने के लिए
जितने एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कई एक तरीके से डिफाइन किया जाता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी, इसे ऐसे भी, द एनर्जी दैट बाउंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरे शब्दों में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक an atomic nucleus into its constituent protons and neutrons is called nuclear binding energy। या किसी भी न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिसेंबल करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है, उसी एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। कई एक टर्म है, इट इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज व्हेन दोज न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं, जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इससे एनर्जी निकलती है। तो it is equal to the energy released when those nucleons combine to the nucleus. This energy is due to mass defect of nucleus। एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट होता है, मतलब थ्योरेटिकल मास और एक्सपेरिमेंटल मास में कुछ फर्क आता है। जो मास डिफेक्ट कहलाता है, यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांधे रखती है। So this energy is due to mass defect of the nucleus. This energy binds protons or neutrons together inside the nucleus। तो कई एक टर्म है, सिंपल सी बात है, the energy required to disassemble protons or neutrons inside the nucleus is called nuclear binding energy। सबसे सिंपल सा टर्म है। या फिर आप इसे कह सकते हैं the energy required to break an atomic nucleus into its constituent protons और neutrons is called nuclear binding energy। ये सारे के सारे डेफिनेशन है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। आइए अब हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले हम लोगों को मास डिफेक्ट निकालना होगा, जो अभी हमने बताया आपको। mp मास ऑफ ईच प्रोटॉन, mn मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, z atomic number of nucleus, a mass number of nucleus, mn experimental mass of nucleus और c है speed of light। अभी मैंने आपको बताया मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। पहले थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस मालूम करेंगे। पहले हम लोग न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास मालूम करेंगे। आइए देखते हैं। थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस ये Z इंटू एम बी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, अभी बता दिया। एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस ये एम एन था, तो Z इज इक्वल टू मास डिफेक्ट जो हो जाएगा थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। थ्योरेटिकल मास है Z इंटू एम पी, एक्सपेरिमेंटल मास है ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन। तो ये आपको मास डिफेक्ट हो गया। आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, अभी मैंने आपको बताया आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। मैंने यहां पर लिख दिया है डेल्टा एम का वैल्यू Z इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। आइए आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कुछ न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल माने जाते हैं और कुछ न्यूक्लियस है जो स्टेबल माने जाते हैं। स्टेबल न्यूक्लियस के मतलब हुआ कि वो दूसरे न्यूक्लियस में चेंज नहीं होते हैं, स्प्लिट नहीं करते हैं। और अनस्टेबल न्यूक्लियस के मतलब हो गया कि वो न्यूक्लियस जो स्प्लिट कर जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस टू रेजिस्ट इट्स स्पॉन्टेनियस डीके। फिर से जान लें, ये न्यूक्लियस है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस टूट जाते हैं और टूट करके दो न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है अनस्टेबल न्यूक्लियस। लेकिन कुछ न्यूक्लियस है जिसमें ऐसा नहीं होता है, वो इस तरह के डिसइंटीग्रेशन, इस डीके का ऑपोज करते हैं। वैसे न्यूक्लियस को कहा जाता है स्टेबल न्यूक्लियस। द एबिलिटी ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस टू रेजिस्ट इट्स स्पॉन्टेनियस डीके इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी मेजर करने के कई एक तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियर
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। फिर से बोलना है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये है क्या? ये रेशियो है। किस चीज का रेशियो है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और उस न्यूक्लियस के मास नंबर के रेशियो को ही कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। आइए फिर से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस का नाम है ए और दूसरे न्यूक्लियस का नाम है बी। सपोज कीजिए कि इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 100 है और इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर ये 200 है। दो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का मास नंबर 100 है और इस न्यूक्लियस का मास नंबर 200 है। फिर से आप देख लें, ए एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 100 है और बी एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 200 है। मान लिया जाए कि इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी सपोज कीजिए कि 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी मान लिया जाए कि ये 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे तो इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, लेकिन यदि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को उसके मास नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। जैसे इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका मास नंबर 100 है, तो आप 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह से इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालेंगे तो 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 200 से डिवाइड करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स और ये आ जाएगा पर न्यूक्लियॉन्स। तो देख रहे हैं दोनों न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है और दोनों का न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ये भी अलग अलग है। इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसकी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है इसकी तुलना में, तो ये वाला न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। अभी मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से डिटरमाइन किया जाता है। जिसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी वही न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस माना जाएगा। फिर से बता रहे हैं, दो न्यूक्लियस है, दोनों की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है। इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, किस न्यूक्लियस का डीके पहले होगा। तो आप देख रहे हैं, इस बात का पता करने के लिए आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालना होगा। कैसे मालूम करेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को उसके मास नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी 300 है और इसका मास 100 है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसको भी डिवाइड करेंगे तो यहां 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। लार्जर द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? इट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस टू द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इससे हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकाल करके एटम्स की स्टेबिलिटी चेक कर पाते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है?
लार्जर द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स स्ट्रॉन्गर विल बी न्यूक्लियस, मतलब उस न्यूक्लियस का डीके नहीं होगा अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज्यादा है। तो न्यूक्लियस का डीके नहीं होने का मतलब होगा कि वो न्यूक्लियस दो या अधिक न्यूक्लियस में स्प्लिट नहीं करेगा। आइए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द कार्बन आइसोटोप 6C12 हैज न्यूक्लियर मास 12.000 यूनिट, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डाटा दिया हुआ है और कहा गया कि इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। तो हम लोग इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के लिए इसका थ्योरेटिकल मास मालूम करेंगे और इसका एक्सपेरिमेंटल मास मालूम करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है 6C12, इसे आप कहिए डाटा नोट कर सकते हैं। सबसे पहले Z मालूम कर सकते हैं, ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर को बताता है, मतलब Z को बताता है, तो Z का वैल्यू है 6। उसके बाद ये मास नंबर है जिसे आप A से लिखते हैं, ये 12 है, और मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मालूम हो गया A माइनस Z, जो कि आपको 6 हो गया। अब आप न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास निकालेंगे। न्यूट्रॉन का थ्योरेटिकल मास, पहले प्रोटॉन का मास आपको दिया हुआ है MP 1.6, इतना Mn ये दिया हुआ है, और ये Mn मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो डेल्टा M 2 इंटू, सॉरी ये Z है, Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस Mn। Z का वैल्यू पुट कीजिए, Z का वैल्यू है 6 MP 1.078 U। उसके बाद ये वैल्यूज आप पुट करेंगे। आइए आगे चल के देखते हैं। हम लोगों ने यहां पर 6 इंटू 1.07825 U ये मास ऑफ प्रोटॉन पुट किया, 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट किया, और ये आपको एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब आप देखेंगे 6 यहां भी कॉमन है, तो हम लोगों ने यहां पर 6 को कॉमन ले लिया है। जब आप 6 को कॉमन ले लेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2.016490 U आ जाएगा, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको माइनस करेंगे तो आपको ये चीज आ जाता है, 0.09894 यूनिट आ जाता है। अब आप जानते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, ये आपको होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.098 इंटू सी स्क्वायर, इतना यूनिट है, यू छूट गया है, ये यूनिट है। और आप जानते हैं 1 यूनिट बराबर होता है 931.5 बाई सी स्क्वायर के। अगर हम लोग इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू के बदले में 931.5 बाई सी स्क्वायर लिखेंगे। सी स्क्वायर यहां भी है, सी स्क्वायर यहां भी है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मालूम कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये बतानी है। तो आसान से है, इस तरफ जो डाटा दिया हुआ है इसे कहा जाता है रिएक्टेंट, और इस तरफ जो डाटा दिया हुआ है इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। तो हम लोग रिएक्टेंट का मास मालूम करेंगे और प्रोडक्ट का मास मालूम करेंगे, और फिर डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकाल लेने से हम लोगों को न्यूक्लियर रिएक्शन का से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगी ये पता चल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, यहां दिया हुआ है M1H1, इसका वैल्यू दिया हुआ है M1H3, M1H2 इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, M1H3 इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम लोग रिएक्टेंट का मास निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट का मास निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। आइए मास ऑफ रिएक्टेंट,
रिएक्टेंट में आपको हाइड्रोजन था, प्रोटियम था और ट्राइटियम था। प्रोटियम का ये मास था और ट्राइटियम का ये मास था, दोनों को ऐड कर दिया। मास ऑफ प्रोडक्ट में आपको एक ही था, फिर से देख लें। इसको कहा जाता है ये है प्रोटियम कहलाता है, ये ड्यूटेरॉन कहलाता है और ये ट्राइटियम कहलाता है। तो प्रोटियम का मास ये है, ड्यूटेरॉन का मास ये है और ट्राइटियम का मास ये है। रिएक्टेंट अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट की अगर आप बात करेंगे तो रिएक्टेंट में प्रोटियम है और रिएक्टेंट में ट्राइटियम है। जबकि प्रोडक्ट में ये आप देखेंगे, प्रोडक्ट में ड्यूटेरॉन है और ये भी ड्यूटेरॉन है। तो हम लोग रिएक्टेंट का मास मालूम करेंगे और प्रोडक्ट का मास मालूम करेंगे और इस तरह से हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा। तो ये प्रोटियम का मास, ये ट्राइटियम का मास, दोनों का मास ऐड कर देंगे। ये ड्यूटेरॉन का मास दिया हुआ था और 2 मॉलिक्यूल ड्यूटेरॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको आ गया। अब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट का मास है और ये प्रोडक्ट का मास है। इस तरह से ये आपको डिफरेंस आ जा रहा है। अब आप जानते हैं मास एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ये जो एनर्जी होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का वैल्यू माइनस सी, इतना यूनिट है। अब आप इतना यूनिट के मतलब होता है 1 यूनिट के मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। मतलब यू के बदले ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं इनटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको निगेटिव में इतना आ जाएगा, ये आपको निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज नहीं हुआ है बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। तो एनर्जी इतना एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन था अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। तो आज के लिए इतने, ठीक, ओके, थैंक यू।